हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी भूमि रिलेटेड या किसी कृषि संबंधी, आपके जमीन बंटवारा संबंधी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वीडियो को जो है कि आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वसीयत और वरासत में क्या डिफरेंस होता है, यानी वसीयत क्या होती है और वरासत क्या होता है, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे शरीयत क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें वसीयत की, तो वसीयत एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी चल या अचल संपत्ति का जो स्वामी होता है यानी मालिक होता है, उसके द्वारा अपनी पूरी चल या अचल संपत्ति का विवरण होता है। और उस विवरण जो पेपर होगा उसमें क्या होता है कि वो अपने पूरे जो कि चल या अचल संपत्ति है उसको किनको देना चाहता है, यानी उत्तराधिकार के रूप में किसे चुनना चाहता है, ये सारा डिटेल उसमें वसीयत में रहता है। वसीयत अगर स्टाम्प पेपर में भी हो सकता है, या तो आप एक पेपर में भी लिख करके वसीयतीकरण कर सकते हैं, उसमें भी आपका ये डॉक्यूमेंट मान्य किया जाएगा। देखिए, वसीयत की अगर हम बात करें तो वसीयत ओनली उन्हीं संपत्ति का होता है जो कि उनके द्वारा स्वयं अर्जित किया होता है, ना कि आप अपने पूर्वजों की जमीन का भी आप वसीयतीकरण कर सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके जो भी दादा हैं या परदादा हैं उनकी ज़मीन है, तो एक दो पीढ़ी के बाद अगर आपके पास वो ज़मीन आती है तो आप उन ज़मीन का आप वसीयतीकरण नहीं कर सकते हैं। आप ओनली उन्हीं चल या अचल संपत्ति का आप जो कि वसीयतीकरण कर सकते हैं, वसीयतनामा कर सकते हैं, जिनको आपने स्वयं उसको अर्जित किया है। देखिए, वसीयतीकरण एक पेपर होता है। मान लीजिए ये पेपर है और इस पेपर में ये पेपर है, ये पेपर आपका एक कागज़ का भी हो सकता है, सफ़ेद कागज़, या आप स्टाम्प पेपर भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने ये राम नाम के कोई व्यक्ति हैं, और जिन्होंने क्या होता है, और दूसरी बात ये होता है कि वसीयत जो होती है जीवित व्यक्ति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जीवित व्यक्ति के द्वारा वसीयत पहले मरने से पहले, यानी उसकी मृत्यु के पहले ये वसीयतीकरण किया जाता है, और उस वसीयतीकरण में यह बताया जाता है कि अपनी चल या अचल संपत्ति का स्वामी आप किसको बनाना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये राम नाम के एक व्यक्ति हैं और इनके पास जो है चल अचल संपत्ति जो इनके द्वारा स्वयं अर्जित की गई है, इनको वो देना चाहते हैं। इनके मान लीजिए कि आपके दो पुत्र हैं। ठीक है, एक है हरि नाम है एक का, और एक का नाम है मोहन। ठीक, हरि मोहन आप कह दीजिए। तो यहाँ पे हरि और मोहन दो व्यक्ति हैं जो राम के क्या हैं, पुत्र हैं। अब ये राम जो हैं अपनी जो भी संपत्ति है इनकी चल या अचल संपत्ति, इसको चाहे तो वो हरि को आप 50-50% दोनों में बांट सकते हैं, 50-50% दोनों में दे सकते हैं। और या तो चाहे ये कि हरि मान लीजिए इनका बहुत आज्ञाकारी है, इनको बहुत ही इनकी सेवा करता है, इनको ये क्या कर सकते हैं, 75% दे सकते हैं। ये अपनी जो चल संपत्ति या अचल संपत्ति जो इनके द्वारा अर्जित की गई है उसको ये पूरी संपत्ति का 75% दे सकते हैं। और मोहन जो कि एक बिगड़ैल प्रकार का है, लड़ाकू है, जो इनकी सेवा नहीं करता है, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 25% दे सकते हैं। अपनी टोटल जो भी इनकी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को इस पेपर में पूरा ब्यौरा दिया होता है कि हमारी ज़मीन इतनी है और हमारे पास चल और अचल संपत्ति इतनी है। इन सभी चल अचल संपत्तियों को मैं अपने दोनों पुत्रों या 2 या 3 पुत्र हूँ, इनमें इतना भाग बांटना चाहता हूँ। अगर ये चाहें तो इसमें इस पूरी चल या चल संपत्ति का जो भी इनके पास डाटा है, जो भी इनके पास ज़मीन है इनके द्वारा अर्जित की गई है, उसको ये दान में भी दे सकते हैं। दान में दे सकते हैं, या तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे सकते हैं जिनको ये जानते हैं इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इनके द्वारा जी गई वसीयतकरण में जो भी लिखा जाएगा वो उसको 100% सत्य माना जाएगा, और उसी के द्वारा क्या हो जाएगा,
ये और ये वसीयतीकरण अगर ये जीवित हैं उसी समय ये अपने राय लिखेंगे, वसीयतीकरण कराएंगे और ये एक कानूनी दस्तावेज बन जाएगा। ये इसको आप क्या है कि तहसील में भी जमा कर सकते हैं, वहाँ से आपके द्वारा वकील के द्वारा आपकी चल अचल संपत्ति का जो कि बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि वसीयत क्या होता है। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें स्वयं के द्वारा अर्जित की गई चल या अचल संपत्ति का बंटवारा इनके द्वारा जिन जिन व्यक्तियों को देना है उस अनुसार लिखा जाएगा कि इसमें कितने व्यक्ति को कितना कितना चल या अचल संपत्ति का हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वरासत की, तो वरासत एक प्रकार का ऐसा जो कि डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये राम है, ठीक है, इसमें उदाहरण हमने यही लिया है, राम नाम के व्यक्ति हैं और इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी जमीन होगी, जो इनकी चल या अचल संपत्ति, जो भी पुत्र हैं इनके हरि और मोहन, दोनों में ये बंटवारा बराबर बराबर हिस्से में हो जाएगा। लेकिन देखिए वरासत में ये निश्चित नहीं होता है कि कितने % किसको देना है, ये निश्चित नहीं होता है। तीसरी बात ये है कि अगर इसमें इनकी पत्नी भी है, अगर मान लीजिए राम की मृत्यु हो जाती है, इनके मृत्यु के पश्चात इनके दोनों पुत्र में और इनकी पत्नी भी है, तो इनकी पत्नी का भी हिस्सा उन्हीं के बराबर क्या कर लिया जाएगा, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब देखिए एक प्रकार का इसमें दो प्रकार, एक विवादित वरासत होती है, एक अविवादित होती है। विवादित में क्या होता है, बिना अविवादित की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अविवादित में कि जो जमीन होगी उसमें किसी प्रकार का विवाद यानी नहीं होगा। अगर 2 पुत्र हैं तो 2 पुत्रों को ये जमीन बांट दी जाएगी। विवादित में क्या हो जाता है कि विवादित में हो जाएगा कि मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है, इनके मृत्यु के पश्चात कोई तीसरा व्यक्ति आता है और ये कहता है कि ये ज़मीन क्या है कि इस ज़मीन में इनकी चल अचल संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका जो कि धारा एक होती है, धारा 33 यानी उत्तर प्रदेश 2006 अधिनियम, राजस्व संहिता अधिनियम के अनुसार धारा 33 के अंतर्गत विवादित अविवादित 2 कैटेगरी में बांटा जाता है वरासत के अंतर्गत। इस वरासत के अंतर्गत क्या होता है, या तो इसमें क्या एक अधिनियम ये भी है कि अगर कोई मान लीजिए कि 2 पुत्र हैं, ठीक है, 2 क्या हैं, पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, 2 क्या हैं, पुत्रियां हैं। अब 2 पुत्रियों में क्या होता है कि 2 पुत्रों की शादी हुई है कि नहीं हुई है ये नहीं देखा जाता है, लेकिन पुत्रियों की देखा जाता है कि यहाँ जो उनकी 2 पुत्रियां हैं उनकी शादी हुई है कि नहीं। अगर एक की मान लीजिए शादी हुई है तो वो क्या हो जाती है, 2 पुत्रों में मानो कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, इस पर ये ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन 2 पुत्रियां हैं उनको ये जरूर ध्यान दिया जाता है कि उनकी पुत्रियों की शादी हो गई है कि नहीं हुई है। अगर शादी एक की हो गई है तो उसको क्या कर दिया जाता है, जो इनकी संपत्ति है राम की, उसको क्या कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, यानी उसको उसके अंतर्गत उनकी जो कि हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। लेकिन पुत्री की जो जिसकी शादी नहीं हो उसकी हिस्सेदारी यहाँ पे दी जाती है। तो ये भी इस तरह से आप कह सकते हैं कि विवादित जो कि ये वरासत होती है। अब बात करें शरीयत की, तो शरीयत एक प्रकार का जो कि एक मुस्लिम समुदाय का एक नियम होता है जिसके अंतर्गत उनकी चल या अचल संपत्ति का विवरण दिया होता है। शरीयत की बात करें तो ये कुरान के तहत यानी कुरान या मोहम्मद साहब के पैगंबर साहब जो हैं उनके द्वारा किए गए कथनों यानी उनके द्वारा कथनों का जो कि एक संकलन है, उसके द्वारा जो संहिता यानी नियम बनाया गया उस अनुसार ही उनकी चल या अचल संपत्ति का विवरण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वरासत है ये हिंदू अधिनियम के तहत यानी 1925 के अंतर्गत ये वरासत के बारे में बताया जाता है। और जो अधिनियम आया था 2006 में उसमें धारा 33 के अंतर्गत भी ये वरासत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आसानी से कि वसीयत, वरासत और शरीयत क्या है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।